Question number 2. Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? Page number 25. तो aqueous solution of acid, बात नहीं करो. Aqueous solution of acid contains H plus cation. क्या होता है? And some anion. कुछ भी एनायन हो सकता है, या तो क्लोराइड आयन हो सकता है, या नाइट्रेट आयन हो सकता है, या फिर सल्फेट आयन. कुछ तो होगा ही, किसी का भी एसिड होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, नाइट्रिक एसिड होगा, सल्फेट, तो एक तो H प्लस तो होगा ही. These ions are charge carriers. ये ions क्या है? चार्ज कैरियर. These ions acts as charge carriers. Charge carriers का दूसरा नाम स्नेहा तिवारी क्या है? That is electrolyte. These ions act as electrolyte and when potential difference is applied, और जब क्या किया जाएगा? When potential difference is applied, these conduct electricity. पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, तो इसका आंसर दिया गया है कि इनमें चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जब चार्ज कैरियर होने की वजह से हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है सेल, तो सेल लगाने की वजह से जो H प्लस और Cl माइनस हैं, ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा. जो H प्लस है वो किधर चला जाएगा? निगेटिव, और Cl किधर चला जाएगा? और इस तरीके से सर्किट पूरा कर देंगे, क्योंकि चार्ज कैरियर है एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगला सवाल लिखिए. Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? So, dry HCl is molecular in nature. Molecular in nature. It does not contain H plus ion. अभी हमने कल आपको बताया था कि HCl ये मॉलिकुलर है. मॉलिकुलर का क्या मतलब है कि इनमें एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड होने में ये आयन के फॉर्म में है ही नहीं. ये किस फॉर्म में है? मॉलिकुलर. तो इसमें H प्लस हुआ ही नहीं. It is molecular in nature. It does not contain H plus. So, dry litmus paper, जो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा. ब्लू लिटमस पेपर इन कांटेक्ट ऑफ, किसके कांटेक्ट में? HCl गैस लिखना. किसके कांटेक्ट में बोलो? HCl गैस के कांटेक्ट में आने पर भी अगर तुम्हारे पास ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है तो भी उसका कलर चेंज नहीं होगा. ठीक है. Do not respond. ये रिस्पॉन्ड करेगा? रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा. ठीक है. However, when it is moist, when it is moist, it dissociates HCl molecule into, HCl के बारे में बात हो रही है, H plus and Cl minus ion. H plus ion change blue litmus to red. वही जब HCl गैस इस पर मॉइस्ट पे बैठेगी तो इसमें टूट जाएगी और फिर इसका कलर कैसा हो जाएगा? Then it becomes red. सही है. अब देखो अगला सवाल. While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water?
that is dilution of acid is highly exothermic in nature. It liberates large amount of heat. इससे बहुत सी हीट निकलती है. So when we add acid, जब हम एसिड को ऐड करेंगे in water, then all heat can easily be absorbed by water. एसिड को पानी में डालो तो पानी वहाँ, तो उसकी इतनी हीट कैपेसिटी है कि जिसकी इतनी ज़्यादा ऊष्माधारिता होगी, हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो वो आसानी से हीट पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा. However, और इसलिए विदाउट एनी एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा. However, जब उल्टा काम करेंगे तो क्या होगा बताइए. When we add acid to water, heat released जो भी होगी is easily absorbed by water which has large heat capacity. On other side, लेकिन अगर if water is added to acid, there is always a chance of accident, spilling of acid or breaking of beaker. There is always a chance of spilling of acid या breaking of beaker. अगला सवाल देखें. How is the concentration of hydronium ion affected when a solution of acid is diluted? A fifth question देखो. Concentration का क्या मतलब होता है? Concentration of H3O plus. इसको इस तरीके से लिखा जाएगा ब्रेसेस में. कंसंट्रेशन कैसे लिखा जाएगा? H3O plus. अच्छा, इसका फार्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ, अभी मैं समझा देता हूँ लेकिन फार्मूला के. कंसंट्रेशन ऑफ H3O आयन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3O आयन. हाँ, चांस होगा कि चांस होगा. देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ H3O. ये देखो, और डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये कंसंट्रेशन का फार्मूला. छोटी क्लासेस में या 9th क्लास में जब आपने कंसंट्रेशन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था बताइए. तो कंसंट्रेशन में आपने देखा था मास बाय मास परसेंटेज पढ़ा था, और दूसरा क्या पढ़ा था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा था, या मास बाय वॉल्यूम. वो अलग थी. कंसंट्रेशन 12 तरीके से रिप्रेजेंट होती है. जब हम 10th में आ गए तो वो नहीं चलती है, अब ये चलिए. इसके बेसिस पे हम पीएच सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे. इसका मतलब समझो कि कंसंट्रेशन कई तरीके से होती है. कंसंट्रेशन के कौन कौन से मोड हैं? कंसंट्रेशन का 9th में मोड आपने पढ़ा मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरा मतलब पूरे सॉल्यूशन का सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट का मिला के देते, वो नीचे लिखते हैं. ऐसा टाइम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और इनटू 100 भी किया था. अच्छा, और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इसका क्या था बताओ? मास ऑफ सॉल्यूट, चीनी का वॉल्यूम, चीनी का मास, और मास ऑफ सिरप यानी सॉल्यूशन, उसमें चीनी पानी दोनों आ जाएगा, और इनटू 100. ऐसा पढ़ा था कि नहीं? यही चीज वॉल्यूम में भी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये भी वही था, उसी लुक में था. तो एक फार्मूला दिया था.
दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा फार्मूला क्या था? तीसरा फार्मूला था मास बाय वॉल्यूम। मास बाय ये तीनों ही अब नहीं चलेंगे, अब चौथा चलने वाला, वो कौन सा है? दैट इज, इस चीज को कहेंगे दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H3O मोल पर लीटर। अब मैं किस में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ? मोल पर लीटर। इसको मोलैरिटी कहते हैं। चौथी चीज को क्या कहते हैं? जैसे उसको मास बाय मास परसेंटेज कहते थे, इसको क्या कहेंगे? मोलैरिटी। मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, तो ये सवाल किया जा सकता है। जरा चेक करो। कहने का मतलब है कि 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन, बहुत थोड़ा सा होता है, इतना होता है। 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम जो है ये कार्बन का मोलर मास क्या है बताइए? मोलर मास। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 ऑफ कार्बन। सही है, दिस इज 12U। क्या है? 12U। U एक प्रोटॉन का मास होता है, तो उसमें जो कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक ही जैसे मास के होते हैं। तो 12U, U का मतलब क्या होता है? 1.66056 into 10 to the power -27। ये 1U की वैल्यू है। ये बिल्कुल समझो एक प्रोटॉन का ही मास है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास। और किसी कार्बन में बोलो कितने लोग रहते हैं बताओ? किसी कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। मान लो लिफ्ट में तुम्हारे साथ और 11 सहेलियां चढ़ जाए, हर व्यक्ति 60 किलो का हो या 50 केजी का हो। कितने का हो? 50 केजी का। तो अब किसी के हाथ में पेन हो, तो पेन इनसे कोई मतलब है क्या? नहीं ना। असली चीज तो दैट इज मास ऑफ पर्सन है। तो फिर उन सब का मास क्या 12 into 50 नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पर एक प्रोटॉन का मास भी 1U होता है। क्या तुमने ये बात पढ़ी है कि 1.67 into 10 to the power -27 kg? 9th में पढ़ा गया था। प्रोटॉन का ही तो मास है, वही इसका भी। प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का यही मास है। अब 1.672 1.675 तो लगभग सेम है कि नहीं? कुछ मास डिफेक्ट भी आ जाता है, जब ये मिलते हैं थोड़ा मास कम हो जाता है, वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, तो बोलो 12 सदस्य हैं तो 12U। हीलियम में कितने सदस्य हैं जरा बताओ? बोलो, हीलियम में आप बताइए। इलेक्ट्रॉन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सामने एक डॉट के बराबर है। जैसे घड़े में सरसों डाल ली जाए ना, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन 2000 गुना छोटा। इलेक्ट्रॉन की बात, जैसे मैं कहूँ ना कि अरे उसमें 12 इलेक्ट्रॉन तो आपने जोड़े नहीं, वो नहीं जोड़ जाएंगे, वो छोटे छोटे हैं। असली मास कौन है बताओ? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें 4 सदस्य हैं, तो इसका मास क्या हुआ बोलो? 4U। ठीक है, 4U इसका क्या है? मोलर मास है कि एटॉमिक मास? एटॉमिक मास। और इसका क्या है एटॉमिक मास? 12U। इस चीज को एमिडियो अवागाड्रो ने क्या किया, इसको कितना ज्यादा कर लें, इन्होंने बोला कि अगर इसका एक एटम का कितना मास बताओ? अभी तुम्हें इतनी बात तो समझ में आ गई ना? अब चेक करो ना। वैसे ये 9th में ही था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। अभी आगे चल के बड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा समझ लो। बिना मोलर मास के कोई केमिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, देखो। अच्छा ये बताओ कि नाउ कैलकुलेट मास ऑफ कितने पार्टिकल? 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन पार्टिकल। इसका हमें मास सरोज कैलकुलेट करना है कार्बन का। एक कार्बन का तुम मास जानती हो ना, अभी लिखा जाए। एक कार्बन का 12U है, क्योंकि 12 सदस्य हैं। 6 प्रोटॉन का मास 6U और 6 न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 6U। तो 12U हुआ कि नहीं हुआ? हमें क्या चाहिए? इतने का। तो दैट इज, जहां तुमको इतनी संख्या दिख जाए उसे 1 मोल कर। कहीं पर भी इतने पार्टिकल्स कहीं दिख जाए, कह देना ये 1 मोल। ये चीज 1 मोल है। नंबर ऑफ पार्टिकल, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज दिस, तो उसे क्या कहेंगे? 1 मोल। अब उसे कैसे निकाला, क्या निकाला, वो मैं करने जा रहा हूं। इससे ज्यादा होंगे तो अब वो हम बता दे रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले इतने कार्बन पार्टिकल का मास निकाला। तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किसी किसी में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन भी होते हैं।
और ये भी पढ़ा होगा किसी ने कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं, और कभी ये भी पढ़ा होगा कि 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्योंकि इसके सेंटर में 12 सदस्य हैं तो इसका मास नंबर 12 माना जाता है। आइसोटोप्स पढ़े होंगे, और इसका क्या होगा, और ये C14। तो अब इन्होंने किसका मास निकलवाया बोलो, C12 वाले, इन सब की बात नहीं कर, C12 पार्टिकल्स। अब बताओ कितना मास होगा बोलो। क्या तुमने सुनील देवासी से 1 मोल कहा? अब इस 1 मोल का जो भी मास आएगा फिर वो मोलर मास कहलाएगा। सर ये 1 मोल इससे मान लो सर, इससे बड़ी नंबर आ रहा सर, इससे ये छोटा आ रहा, उसको क्या कहेंगे? उसको वो भी हम आगे बताएंगे, आपके सवाल रहेगा हमारे से थोड़ी देर बाद बता। लेकिन इतनी संख्या को 1 मोल कहेंगे। इस संख्या को क्या कहेंगे? इतनी संख्या, तुम्हें बारात में इतनी कचौड़ियां तलती दिख जाए तो कह देना 1 मोल कचौड़ी तली। इतनी संख्या किसी के सर पे बाल हो, कह देना 1 मोल बाल ली। ये संख्या 1 मोल, उसका मतलब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। दिस नंबर इज 1 मोल, ठीक है। लेकिन इनका जब मास निकल के आएगा तब उसे क्या कहोगे? जब तुम इस संख्या को 1 मोल कह रहे हो तो इस्तेमाल को मोलर मास कहोगे कि नहीं कहोगे? चलो अब हम निकाल लेंगे कैलकुलेट मास। सो मास ऑफ ज्योत्सना, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स को क्या कहोगी बोलो? इट इज कॉल्ड मोलर मास। सही है, मोलर मास ऑफ C12 एटम। तो मोलर मास ऑफ C12 एटम it is equals to mass of 6.022 into 10 to the power 23 C12 एटम। बोलो आयुषी ये सेंटेंस सही लिखा है कि कुछ गड़बड़ी है? मैं जब कह रहा हूँ मोलर मास ऑफ C12 तो क्या C12 के इतने पार्टिकल्स का जो मास निकाल दे वही मोलर मास है? बोलो आदित्य। हाँ सही, यही चीज ऊपर भी लिखी। C12 पार्टिकल्स के कितने लेने पड़ेंगे बताओ? C12 वाले कितने लेने पड़ेंगे? ये सब C12 वाले हैं, आप उनको कितने ले लो? उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 पॉइंट, ये बहुत बड़ी संख्या है। इसके एक्सपोनेंट से तुम्हें पता लग रहा होगा कितनी बड़ी संख्या है। ये बहुत बड़ी संख्या है। और हर पार्टिकल क्या है? C12 का एक एटम, बस बहुत छोटा होता है, इतने ले लिए, ठीक है। अब जरा इसका मतलब समझिए आयुष। दैट इज मास, एटॉमिक मास, इसे क्या कहेंगे? एक एटम का मास, और इनटू इस नंबर को ये किसने बताया था बोलो? अमीडियो अवागाड्रो। क्या नाम है? अमीडियो अवागाड्रो ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताई, लेकिन डाल्टन का ऐसा दबदबा था उनके पोस्टुलेट्स का कि इनका नाम दबा दिया गया, और 150 साल बाद इनके शिष्य ने इनके नाम को उजागर किया कि इन्होंने ये सब बताया, तब जाके नोबेल प्राइज मिला। इतना दबदबा था, डाल्टन के पोस्टुलेट पढ़ाए जाते थे लोग। समझ आया? तो ये किसने बताया इस नंबर के बारे में? और इस वजह से इस नंबर को बोला जाता है अवागाड्रो नंबर। इस नंबर को क्या बोला जाएगा? अवागाड्रो नंबर या NA। चलो, एटॉमिक मास, और इस नंबर को मैं क्या कहता हूँ? अवागाड्रो नंबर, क्योंकि इसी को 1 मोल में संख्या कही जाती है कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे? अवागाड्रो नंबर। फिर से समझो, एटॉमिक मास कितना है बोलो? 12U। और अवागाड्रो नंबर कितना है? उसको चाहे तो आप Na लिख लो, अवागाड्रो नंबर को Na बोला नहीं, वो कितना होगा? 12 इंटू 1U इंटू Na। ये समझ में आया? 4 किलो आलू का मतलब है 4 टाइम्स 1 किलो आलू। 12U का क्या मतलब है? 12 टाइम्स 1U। 12 सेंटीमीटर का मतलब है 12 टाइम्स 1 सेंटीमीटर। जितने टाइम्स कोई यूनिट किसी में शामिल रहती है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज इंक्लूडेड, दैट इज ओनली द फिजिकल क्वांटिटी। ये समझ आ गया? 12 इंटू 1U लिख दिया। इनका ज्यादा मल्टीप्लाई करो। 1U को तुमने क्या देखा था दीदी थोड़ी देर पहले? -27 kg। और बोलो 1 Na को क्या कहा गया? 6.10 to the power 23। इनको मल्टीप्लाई करो, ये चीज। अच्छा ये बताओ 1.66 है, क्या है?
056 और इंटू 6.022, इसको एक साथ लिखिए। अब एक्सपोनेंट को एक साथ लिखो जरा, 10 टू द पावर -27 और +23, सही है। ये बताओ 16 6 या क्या होता है? 96 होता है। 16 6 या 96 होता है। तो अब हम एक मल्टीप्लाई करेंगे, ये रुकिए, इसका मल्टीप्लाई बताओ जरा, इसका करो। ये लो, हो रहा है तो करो। करके बताओ जिसका कैलकुलेटर चल रहा बहुत। हाँ बोलो। छोटा मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई बताना, इसको नहीं करना, इन्हीं दोनों को। कौन से सर? इनको So 9.999892232. देखो इन्होंने निकाल लिया। सर 9.999892232। चलो बस ठीक है, हो गया। दैट इज, चेक करो, 9.99 पूरा बोलो। 9.999892232. 232। ये समझ में आया? देख लो, अब उसे छोड़ दो, हो गया काम बन गया। सही, 16 6 या 96 तो होता ही है, तो बाकी इन्होंने और रिफाइन करके दे दिया। 96 तो आना ही था, बाकी नंबर का भी तो कुछ होगा। 16 6 या 96 तो अदिति नहीं बता दिया था शुरू में ही। अच्छा ये बताओ केजी को क्या कहोगे? केजी को ग्राम में बदलो तो 12 इंटू, इसे मैं 10 लिख देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली से क्या लिखा जा सकता है? 10। अच्छा ये मुझे बताओ केजी को क्या 1000 ग्राम लिखा जा सकता है? अच्छा ये मुझे बताओ कि 10 टू द पावर -4 और 4 जीरो को क्या +4 लिखा जा सकता है? 1 जीरो ये 3 जीरो है। और फिर मैंने एक्सपोनेंट का लॉ सोचते हो, जैसे 10 और 1000 से 10,000 हुआ। फिर से समझाते हैं। अच्छा ये तुम्हें समझ में आया कि इन दोनों को मिला के क्या लिखा जा सकता है? 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर -4 और +4 से क्या हुआ बोलो? 10 टू द पावर 0, तो 12 इंटू 1 क्या हो गया? मेरा कहने का मतलब है कि कार्बन को कितना लिया जाए कि इसका एटॉमिक मास ग्राम में बदल जाए, इतनी संख्या ले लोगी तो वो चीज़ अब तुम उसको तुम देख सकती हो, छू सकती हो। वरना अगर मैं कहता इतना है -27, क्या तुम्हारे दिमाग में आ भी पा रहे? नहीं आ रहा। बस ये कहती बहुत हल्का होगा, लेकिन पता तो नहीं चल रहा ना। अब तुम्हारे सामने सबके मैं मोलर मास रखूं 12 ग्राम, ये रखूं इसका मोलर मास 4 ग्राम हीलियम रखूं, तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कार्बन भारी वो नहीं भारी, मोलर मास के बेसिस पर। क्योंकि 12 ग्राम 1 ग्राम भी हम लोग अच्छे से समझते हैं कितना होता है। 1 ग्राम क्या है? दैट इज ये जो प्लास्टिक है इसका वजन 1 ग्राम है। तो इस तरीके से हम लोग 1 ग्राम वजन अच्छे से समझते हैं। ये क्यूब्स 1 ग्राम के, ये क्या अभी 12 ग्राम रख देंगे, हाँ भाई 12 ग्राम होता है कि नहीं होता? 10 ग्राम का एक सिक्का होता है, तो तुम उससे तो आराम से पता लगा सकते कौन भारी है। और वैसे में -27 कहता तो कोई दिमाग में बैठ रहा था क्या? पता ही नहीं। मैं तुमसे कहूँ कि 10 टू द पावर 26 बिलियन दूर है जो अल्फा सेंटोरी, पता ही नहीं चलता दिमाग में वो कितना है, परसीव नहीं कर पाते ना। और ऐसे हो तो मीटर में तुम कर लेते। मीटर क्यों यूनिट बनाई गई है? इसीलिए यूनिट बनाई गई है कि 1 मीटर इतना है। कोई किसी का जाएगा नहीं बहन तुम्हारी 5.5 मीटर नहीं है, छोटी लेके आई हो। एक बिल्कुल लेमैन अनाड़ी व्यक्ति भी मीटर बता देता, तभी तो मीटर बनाई गई। केजी सब लोग बता देते नहीं, ये तो रिक्शा वाला बता देगा, इसीलिए तो केजी यूनिट बनी है। दैट कैन बी एक्सेसिबल टू ऑल, एवरीबडी कैन परसीव इट, मेजर इट। सेकंड भी रिक्शा वाला बता देगा, टिक 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 3 सेकंड हो। और उससे को नहीं तुम अच्छा माइक्रो में बताओ, मिली में बताओ, तो क्या बता पाएगा? यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो सबके द्वारा समझी जा सके। बोलो बात समझ आ गई? इसीलिए मोलर मास।
तो मोलर मास का क्या मतलब है, जरा मुझे बताओ। अगर मैं तुमसे कहूं हीलियम का मोलर मास तो क्या करोगे, बोलो। मोलर मास किसका, मोलर मास ऑफ हीलियम, तो दैट इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। और क्या लिखेंगे, बोलो। अवागाड्रो नंबर, अवागाड्रो को इन्हें कहते हैं, Yes, sir. इसको लिखो 4U 4 ग्राम आएगा. इंटू Na। ये मुझे बताओ क्या इसे 1U इंटू Na कह सकते हैं? Yes, sir. यस सर 1U इंटू Na क्या कहीं तुमने कैलकुलेट किया है? ये देखो 1U इंटू Na को तुमने यहाँ क्या कैलकुलेट किया, बोलो। 12 वही रख दिया, चल तो वही का वही है। तो बोलो अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम। उसी से देख के लिख रहे हैं, 1 है कि नहीं, ये देखो। Yes, sir. तो इसलिए 4 ग्राम। अब तुम समझो किसी में भी इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक लेवल पर, तो वो चीज ग्राम में बदल जाती है, क्योंकि इस नंबर को किसने काउंटर किया, इस नंबर नहीं तो किया, और किसमें बदल डाला, ग्राम में। अब तुम चीजें छू के, जैसे तुम किलो को बताते हो, मीटर को बताते हो, सेकंड को बताते हो, अब एटम्स के लेवल पर भी तुम्हारे हाथ में मैं सब पे 1-1 मोल रख दूं, तुम यूरेनियम बता दोगे ये इतना भारी है, कार्बन इतना भारी है, देख ही बता दो। अब मैं उस लेवल पर ले जाता -27 में, तो तुम क्या कुछ बता पाती, तुम दिमाग में नहीं बैठता ये होता कितना है। अब तो बैठ सकता है ना। इसीलिए अमीडियो अवागाड्रो सब चीजों को किस लेवल पर लेके आए, मोलर मास के लेवल पर ले गया कि आसानी से। केमिस्ट्री में CGS चलती है, केमिस्ट्री में MKS नहीं चलती। CGS का मतलब तुम समझते हो, बिल्कुल सही। वहाँ केमिस्ट्री में सेंटीमीटर होता है, वजन ग्राम में होता है और सेकंड में, जबकि फिजिक्स में क्या चलता है, MKS, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं चीजें ग्राम में बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। ये पहले से चला आ रहा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा CGS में। अच्छा, अब तुम्हें 1 मोल समझ में आ गया कि 1 मोल क्या होता है। इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, if the number of particles are equal to Avogadro number, Avogadro number भी नहीं जानना चाहती तो समझो इतनी संख्या, then it is 1। इतनी संख्या हो जाए तो उसे क्या कहोगे, if number of particles of किसके, आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, बोलो। इसके अलावा मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कोई भी चीज, ठीक है, किसके इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23, देन इट इज 1 मोल। बस इतनी बात है, इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए 1 मोल कोई तुमसे पूछे तो ये इतनी संख्या है, और इसका मास मोलर मास है, जो कि ग्राम में आएगा। किसी का भी पूछा जाए, तुमसे Cl2 का भी पूछा जाए, तो Cl का तुम्हें मालूम है 35.6 होता है, 35.5, उसका डबल कर दो। मोलर मास Cl2 का पूछा जाए 71 ग्राम बता देना। HCl का पूछा जाए तो दोनों का जोड़ देना, एटॉमिक मास को जोड़ देना, फिर वो मोलर में आ जाएगा, ग्राम में लिख देना, सही है। अब देखो, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। उतना भर का सीख लिया कि हमारा क्वेश्चन हो गया। सर हाँ, सर ये Na को 1 ग्राम लिखा है कहाँ पे? और सर वहाँ पे सर Na की वैल्यू तो 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1U और 1 Na को जब मैं आगे करता गया तो 6 स्टेप बाद ये दोनों मिलके 1 ग्राम है, और 12 का 12 रहा। तो बोलो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया होगा, 1 ग्राम आया कि नहीं, इसी से आया। ये तो तुम देख लिया ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 ग्राम। इन्हीं दोनों को तो कराया हमने, इसको कहाँ छेड़ा, सर 10 का सर 12 into 10 raised to power 0। ये देखो 10, ये 10 to the power 4 है, और ये 10 to the power -4, फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाया। मैथ्स के पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम में था ना, जोड़ 0 आ गया, 10 to the power 0 1 लिख। पूछो तो बताएं, कहाँ से नहीं समझ आ रहा है। इनका मल्टीप्लाई 1 है, इसको तुम करके देखो, ये 1 ग्राम है। इनको मल्टीप्लाई तो सर अलग आएगा, मल्टीप्लाई इनको करो, इसको केजी को किसमें बदल दो, ग्राम में। 9.99 आया, तो जब मैंने किया तो यहाँ भी आ रहा 9.99, और फिर इसके बाद इनको जोड़ दिया एक्सपोनेंट, तो कितना है बोलो जोड़ने पर, -4 आया। केजी को बदलो ग्राम में, 1000 ग्राम, 9.99 को 10 लिखा, 10 अप्रोक्सीमेट कर लें, तो 10 into 1000 से क्या 10 to the power 4 आया, और 10 to the power 4 और 10 to the power -4 इनको जोड़ो तो 0 आया, 10 to the power 0।
सही है। अच्छा, ये जितनी चीज बताई है 1 मोल की, खास जरूरत नहीं पड़ेगी, रखना हो तो रख लो, आगे बहुत काम आएगा। हमें इसमें बस फार्मूले में मोल समझना है, मोल वर्ड आएगा, इसलिए मैंने कहा कि सरदर्द ना हो भाई मोल कहाँ से आ गया, तो इसके लिए ये सब तुम्हारे दिमाग में मोल का मतलब इतनी संख्या होनी चाहिए, इतना बस, इससे ज्यादा इसका किसी का काम नहीं पड़ेगा। मोल समझ में तो आ गया ना, इतनी संख्या को 1 मोल कहेंगे, इतने का काम पड़े, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे कहूं कि H+ आयन कंसंट्रेशन या H3O आयन कंसंट्रेशन, तो तुम्हारा फार्मूला क्या है बोलो? तो इसको अंकुर राज कहीं पूछा जाएगा तो तुम ऐसे लिखोगे, फुल ना लिखना हो तो ऐसे भी लिखा जा सकता। नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3O+ और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर। मान लीजिए एक बीकर में, मेरे इस बीकर में 4 मोल, मोल का मतलब तो तुम समझ रहे हो ना कितनी संख्या है, 1 मोल, 1 मोल अवोगाड्रो नंबर है, 4 मोल H+ आयंस हैं। 4 मोल्स कितने बोलो? H+ आयन, और इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर है। कितना है बोलो? 2 लीटर। क्या आप मुझे निष्का बताएंगी कि इसकी मोलरिटी या फिर मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी? बताओ, वो आपको बताना। दैट इज 4 नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने कितने बताया और वॉल्यूम कितना बताया? 2 लीटर। 2 लीटर है कि नहीं? तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 2 मोल पर लीटर। इसको कहेंगे मोलरिटी। मोलरिटी ना भी कहना हो तो कंसंट्रेशन भी बोल देना, काम चल जाएगा। कंसंट्रेशन वर्ड लिखा है। अब मुझे एक चीज और तुमसे पूछनी है, इफ वी एड वाटर इन इट, 1 लीटर पानी डाल दिया किसी ने, बताओ इसमें H+ आयन कंसंट्रेशन कम होगी कि बढ़ेगी? यही क्वेश्चन है। 1 लीटर पानी जोड़ दिया, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? यही बात। 2 लीटर जोड़िए, कम हो जाएगी। इफ यू एड वाटर, इसमें पानी जोड़ते जाओ तो क्या होगा बताओ? क्वेश्चन में पूछा गया ऑन डाइल्यूशन H3O आयन कंसंट्रेशन रिड्यूसेस और इंक्रीजेस। मान लो 2 है, तुम 2 लीटर पानी जोड़ दो, इसमें 4 लीटर कर दो। अब मोलरिटी कितनी, कितनी कंसंट्रेशन बताओ? तो कम हुई कि नहीं? अब हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये बात तुम्हें आयुष समझ में आ गई? चलो ठीक है ना। जितना तुम, और अगर कोई कहे मैं इसमें HCl ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा? अगर H+ आयन जोड़ोगे, इफ यू ऐड मोर एसिड तो ऊपर की चीज बढ़ेगी। इफ यू ऐड मोर वाटर, सही है, इफ वी ऐड मोर, ये जसमिता तुम्हें समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर वाटर जोड़ोगे तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वो तो वाटर का सॉल्यूशन का पानी बढ़ता चलता है, सही। चल अब जैसे गुरुद्वारे में शरबत बट रहा है, वो अफजा जोड़े तो मिठास बढ़ेगी, और पानी भरते चले जाए बाल्टी बाल्टी तो क्या कंसंट्रेटेड? क्या तो डाइल्यूट हुआ अफजा इस बार पिला रहे हो, कंसंट्रेटेड नहीं पिला रहे क्या? हम लोग बोलते हैं कि नहीं? तो बताएंगे इस बार चंदा कम आया है, चंदा दीजिए अभी इसमें बर्बाद। चलो अब अगला देखो कि क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए फिर सुनील समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है बताइए? व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, ये हो गया, हाउ इज द कंसंट्रेशन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। ये सॉल्यूशन ऑफ एसिड है जिसमें H+ भी है और Cl- भी है, एक सॉल्यूशन ऑफ एसिड। वाटर तो है ही है, अगर तुम इसमें पानी डाल दो तो क्या होगा? ये वाटर है तो क्या होगा? कोशिश, अगर तुमने ये लिख दिया तो तुम्हारा डाइल्यूट हो चुका है, डाइल्यूशन। ऐसा कैसे डाइल्यूट करना, प्रोसीजर नहीं लिखना है, तुम पानी में एसिड डालो। डाइल्यूशन का मतलब है ऐसा नहीं है, अगर एक बार डाइल्यूट हो गया फिर किसी में कुछ भी डालो, फिर कोई हीट नहीं निकलेगी। बिल्कुल कंसंट्रेटेड भी नहीं डालना, ठीक है। आपको जो एसिड बाजार में मिलेगा कंसंट्रेटेड नहीं मिलेगा, वो पतला ही मिलेगा। जो बहुत लैब होती हैं, जो टीचर्स होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है, प्रिंसिपल, उन्हीं को कंसंट्रेटेड दिया जाता है। अदरवाइज इट इज़ डेंजरस टू हैंडल ना।
हम लोगों को ये भी जो मिलता है बाजार में 10 रुपए का ही तेजाब मिलता है ना, ये बिल्कुल पतला ही है। इतनी बात तुम्हें समझ आ गया? तो प्रोसीजर अलग है, लेकिन मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए चाहे एसिड में पानी डालो, किसी ने इस तरीके से हमने डाइल्यूट किया, तो वाइल डाइल्यूशन H3O का क्या फार्मूला जरा बताओ। लेट लगना मुझे दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। बोलो। ऐसे नहीं, हमको फार्मूला चाहिए H3O आयन कंसंट्रेशन। So number of moles of H3O plus upon volume in liter. किसका? Volume of solution. सही है। अभी फिर पूछेंगे जसमिता, बिना इसके समझ नहीं पाओगे। पूरा 2 पेज है, अभी नहीं समझोगे मैं 2 पेज में मुश्किल में पड़ जाऊंगा। HCO इसको पढ़ोगे कैसे? ये क्या चीज है बता? बोलो। कंसंट्रेशन भी नहीं बोल रही हैं, पूरा सेंटेंस ही नहीं बोल रहे। अभी लिखा तो था वहां पे, पूरा बोलो। ऐसे क्यों शॉर्टकट अपना रही हो? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कितने लीटर में कितना मोल पूछा जाए। अगर मैं कह दूं इसकी कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, कह दो हर लीटर में 2 मोल, फिर मैं पूछूं अच्छा मोल कितना होता है, बोलो जाके देख लो इतना होता है, कितने मल्टीपल 2 मोल का मतलब समझते हो? 1 मोल ही कितना हो जाता है? 2 मोल बहुत सारे पार्टिकल, सही है कि नहीं? अच्छा, H3O प्लस का क्या मतलब है आयुषी? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता। अब इसका यहाँ बताओ फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3O आयन। सही है, देखो इस चीज को ये लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3O प्लस और अपॉन वॉल्यूम। अगर ट्रेस नहीं लगाओगे यहाँ पर तो सवाल गलत हो जाएगा। इसका मतलब ही है कंसंट्रेशन, ये हटा दिया सब गलत हो गया। हर चीज सिंबॉलिक मीनिंग है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ श्रेया देखो, इफ वाटर इज एडेड टू सॉल्यूशन देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तुमने पानी को बढ़ा दिया, खूब सारा पानी डाल दिया, H प्लस कहां से बढ़ा दिया? H तो नहीं बढ़ा, लेकिन क्या नंबर ऑफ मोल्स बढ़े? बोलो। कॉल आ रहा है दिनेश इसको किसका? दिनेश जी, इसमें बंद करो। एंड यस कि मान लीजिए मैंने पानी डाल दिया और मेरे पास इसमें 3 H प्लस आयन थे, तो मुझे बताओ पानी बढ़ने पे H प्लस तो नहीं बढ़े, क्योंकि वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो वही 3 H प्लस आयन जहां पहले 1 लीटर में हुआ करते थे, तुम्हारे वही 3 प्लस अब 3 लीटर में हो जाएंगे। तो पहले 3, मान लो इसे मोल समझ, 3 मोल पर लीटर था, तो क्या वो अब 3 मोल पर 3 लीटर नहीं हो जाएगा? तो क्या वो 1 मोल पर लीटर नहीं हो जाएगा? अब मोल पर लीटर में ही इसे कैलकुलेट किया जाता है। अब तुम्हें समझ में आ गया? पानी बढ़ा दिया तो 3 मोल पर 3 लीटर यानी 1 मोल पर घट गया कि नहीं? If acid is diluted, क्या लिखोगी? If acid is diluted, then volume of solution, इस फार्मूले को लिखना है, volume of solution increases, but number of moles, किसके moles of hydronium ion does not increase. Denominator of formula increases while numerator remains constant. और इस वजह से सो H3O आयन कंसंट्रेशन, मर्जी हो ये यही लिख दोगे तो भी कंसंट्रेशन माना जाएगा, नहीं तो पूरा लिखो, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। ये बढ़ गया, ये नहीं बढ़ा। अगला देखो, अगला सवाल भी यही है। 6th क्वेश्चन में अब OH आयन की कंसंट्रेशन कह रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन
कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन को क्या कहेंगे, यही सवाल ऐसा ही लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ OH ऐसे लिखो, जब कंसंट्रेशन में लिखो तब ब्रेस नहीं लगाओ, और यही क्या चीज लिखी जाएगी, OH आयन। अब ऐसे लिखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन ये, सही है। देखो सवाल पढ़ो, कह रहा है कि बेस में बेस डाल दिया वंदना, अब पानी नहीं डाला, कह रहा है इफ एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन इट, तो क्या होगा, तुम्हारे पास सॉल्यूशन था, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तुम ला के बाहर से NaOH डाल दिए, और अब क्या होने वाला है, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा जब तुम कंसंट्रेटेड मिलाओगे, जैसे तुमने 20 ml मिलाया लेकिन उसमें भरा हुआ Na+ आयन OH आयन, तो क्या होगा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जैसे तुम पानी डाल दो। जैसे कहो कि हमने तो रूअफ़ज़ा डाला था, गुरुद्वारे में बट रहा था, तो वो भी तो वॉल्यूम बढ़ा होगा। अरे रूअफ़ज़ा कितना कंसंट्रेटेड है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेकिन रूअफ़ज़ा कितना बढ़ गया, वो भी तो सोचो कि नहीं। एक पानी डालना है और एक है वो असली चीज़ डालो, तो तुमने ऊपर को बहुत बढ़ा दिया। हम लिखेंगे ही कि नहीं कि नीचे वाला बढ़ा, लिखने के लिए फिर तुम उतना अच्छा सेंटेंस फ्रेमिंग होनी चाहिए। लिखा जाएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंक्रीजेस वेरी लिटिल, हाउएवर न्यूमरेटर इंक्रीजेस वेरी लार्ज, ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन हम इतना लिखेंगे नहीं, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, होना ऐसा चाहिए। तो क्या लिखें बताओ, व्हेन वी ऐड, हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं प्रदीप, इफ वी ऐड एक्सेस बेस इन डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस में क्या जोड़ा बोलो, एक्सेस बेस। व्हेन वी ऐड excess base to dilute base, then क्या होता है, then number of moles, किसके moles of OH ion increases as, ज्यादा ना लिखो, as the numerator increases so the concentration of OH as numerator increases so concentration of OH ion, चलिए अब आगे की बात करते हैं। नाउ pH वैल्यू पर आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन फिर ना, अब देखो कि पानी पीने जा रही तो दरवाजा खोलना नहीं आएगा। लाइट नहीं आएगा। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन एक बार और समझो। कहने का मतलब ये देखो, मेरे पास 2 मोल है, क्या है, OH आयन। Na से कोई मतलब नहीं, Na भी होगा 2 मोल OH है तो 2 मोल Na। अच्छा, 2 मोल OH है और ये 2 लीटर सोल्यूशन है, और मैं इसमें एक ऐसा डालने जा रहा हूं जिसमें 6 मोल है, और वो भी 2 लीटर में है। तो क्या ये कंसंट्रेटेड है भाई? 2 लीटर में 6, ये डाइल्यूट है, इसको इसमें डाल दिया। अच्छा, अब डाल दिया तो बोलो तुम्हारे OH के कितने मोल हो गए, जोड़ो। तो नाउ इट इज 8 मोल किसके हो गए, OH के, और सोल्यूशन कितना हो गया,
पहले इसकी मोलरिटी बताओ, मोलरिटी बता दो या OH आयन कंसंट्रेशन बताओ। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन 2 लीटर, 1 मोल पर लीटर। अब बताओ 8 मोल अपॉन 4 लीटर। तो इस ऐसा क्यों हुआ? बढ़ेगा दोनों, नीचे वाला भी बढ़ा लेकिन ऊपर का ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आप जब पूरा बेस ही डालोगे तो OH बढ़ेंगे ना, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है। न्यूमरेटर इंक्रीजेज ए लार्ज, हाउएवर डिनोमिनेटर इंक्रीजेज ए लिटिल, सो प्रोपोर्शनली द वैल्यू इंक्रीजेज। तभी होगा, डाइल्यूट न डालना। इफ वी ऐड एक्सेस बेस एंड दैट इज कंसंट्रेटेड ओनली, देन ओनली दिस। सही है। अब आगे का सवाल देखो, दैट इज हम जानेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस आर। बहुत तरीके के सॉल्यूशंस होंगे। जैसे मैं कहूं कि वाटर होगा, 1 लीटर वाटर लो, कितना वाटर लेना है? 1 लीटर वाटर में 10 to the power -7 मोल H+ आयन होते हैं। 1 लीटर वाटर में कितने होते हैं? 1 लीटर वाटर में इतने मोल होते हैं। मोल का संख्या तो तुम समझते हो ना। अच्छा, इतने ही मोल क्या होते हैं बोलो? OH आयन। सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, H+ आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10 to the power 7 -7 मोल पर लीटर और 10 to the कितना आ गया बोलो? -14 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर नहीं आएगा, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर। इस चीज को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसे क्या कहेंगे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, फिर से समझिए इस चीज को। यानी वाटर में H+ आयन और OH आयन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कितना होता है, और इसे क्या, जितने H+ आयन उतने ही OH आयन। तो खतरनाक नहीं, कितना भी पी लो, ना तो H+ एक्स्ट्रा है ना OH एक्स्ट्रा, बराबर बराबर है। तो क्या वाटर न्यूट्रल है? जितने H+ है उतने ही तो OH है, क्योंकि H2O टूटा होगा तो उसने उतने ही H+ बनाए होंगे, उतने ही OH बनाए होंगे। अब देखिए कि 3 अलग अलग सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। एक मैं तुमको एसिड दिखा रहा हूँ, एक बेस दिखा रहा हूँ और एक वाटर। ये देखो, ये देखो 10 to the power -7 मोल पर लीटर और 10 to the power -7 मोल पर लीटर। ये इसके H+ आयन है और ये OH आयन की कंसंट्रेशन है, तो ऐसे लगा। सही है। यहां देखो 10 to the power -4 मोल पर लीटर और 10 to the power -10 मोल पर लीटर। ये H+ आयन की कंसंट्रेशन, ये OH आयन की। फिर से देखो H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? -10 मोल पर लीटर, और OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? देखो यहाँ क्या H+ आयन की कंसंट्रेशन OH आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल है? तो इस चीज को कहेंगे सो जो वाटर है, वाटर क्या है? इज न्यूट्रल इन नेचर। अब देखो यहां पर प्रदीप H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा की OH की? ज्यादा किसकी? आयुष H+ ज्यादा है। आदित्य H+ की है, क्योंकि H+ में पॉइंट के आगे बस 3 के आगे 0 है, और इसकी करोगे तो पॉइंट के आगे कितने 0 लगाने पड़ेंगे? ये बहुत छोटी है, माइनस है ना। 1/10 to the power 10 तो अपने आप ही में बहुत छोटा है, और उसमें कितने डेसिमल बन जाएंगे? बहुत सारे बन जाएंगे। ये ज्यादा है,
बहुत ज्यादा है, 10 to the power 6 टाइम्स। अगर इसमें 10 to the power 6 का मल्टीप्लाई करो तभी आएगी, बहुत ज्यादा है, 1 मिलियन टाइम्स। समझ आई? किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है बताओ? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किससे ज्यादा है? OH आयन की कंसंट्रेशन। जब H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, सही है, तो उसे एसिडिक कहा गया। इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मोर, जब बराबर थी तब क्या कहा? न्यूट्रल। और जब ये ज्यादा है तो क्या कहा? इट इज एसिडिक। एक चीज और पूछेंगे आयुषी आपसे, इसमें H प्लस की ज्यादा क्यों है? तो लिखो H प्लस की कंसंट्रेशन लेस है OH से, तो क्या होगा? ये ज्यादा बड़ी, इट इज बेसिक। और तुमने क्या नोटिस किया इन तीनों में आयुषी? तुमने ये बात देखी कि चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे वाटर हो, तीनों में आयनिक प्रोडक्ट 10 to the power -14 है। जरा चेक करो, सही है? ये रूल है, ये शाश्वत सत्य है, दिस इज इटर्नल ट्रूथ। सॉल्यूशन कुछ भी हो, एसिड डाल दो, बेस डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेकिन जो टोटल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है वो नहीं बदलता। वो कितना होता है? 10 to the power। चलो यहाँ भी जरा चेक करके देखो, क्या उतना ही आ रहा? और OH आयन की कंसंट्रेशन में क्या प्रोडक्ट आया देखो जरा, -4 और -10, कितना आ गया? -14 आ गया। यहाँ बताओ कितना आया? H प्लस और OH आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कितना आया? -7 और ये भी 10 to the power -14 आ गया। और ये दैट इज H प्लस आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन का यहाँ प्रोडक्ट करो, -10 और इंटू -4, ये कितना आ गया? 10 to the power -14 आ गया। फिर से समझो, मैग्नीट्यूड ऑफ, सुनो अदिति, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। -4 ना लेना, 4 लेना से, वही pH है। अगर pH 4 है तो सोल्यूशन कैसा होगा? 7 होगा तो 10 होगा तो सही है। और pH 1 निकल गया तो ज्यादा एसिडिक होगा कि कम एसिडिक? एक और केस बनाना, जरा चेक करो। मान लो मैं कहूं नहीं 1, मैग्नीट्यूड लेना, पता साइन ना लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपोनेंट, किसका घातांक? 10 के ऊपर चढ़े हुए घातांक, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक है, बेस 10 ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड pH। इसको कहते हैं पोटेंसी ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। से क्या कहते हैं? पावर। होम्योपैथिक में पोटेंसी चलती है कि नहीं, कि 200 की रेस्टास 200, उसकी पोटेंसी पावर। pH का मतलब है, P का मतलब पोटेंसी, पावर, और H का मतलब है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक, पावर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन या पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब पावर या पोटेंशियल होता है कि नहीं, वही पोटेंसी फ्रांस में ऐसा ही बोला जाता है। पोटेंसी ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। सही है? अब इस चीज की डेफिनेशन लिखो, दैट इज pH वैल्यू क्या होती है? फिर से देखो, एक और चीज देख रहे हैं। मान लो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अभी अदिति ने क्या बताया? मोल पर लीटर है। अब OH की बताओ कितनी हो जाएगी? OH की शेयर तुम बताओ तो कुछ पता चले, कुछ नहीं पता चल पा रही। ये जस्मिता बताएं, तुम्हारे बताने से नहीं होगा, मैं ये समझना क्लास समझ पा रही है, ये कुछ बताएं तो कुछ पता चलता है क्लास। बोलो, बताते थे, माइनस बोल के चुप हो जाती, दिक्कत बहुत है। बोलो निष्ठा तुम। हाँ, ऐसे बोलना, पोटेंशियल माइनस ऐसे कर, लिप लॉक कर लोगे तो कहां से समझ में आएगा? चीज पूरी बताओ, जब पूछी जा रही बताओ। सही है? वैसे देखो, अब तुमसे भी जो एक बात पूछी जा रही है। अब H प्लस की कंसंट्रेशन -13 मोल पर लीटर है, तो ये मुझे बताओ OH की कंसंट्रेशन बताओ। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? क्योंकि तुमको आयनिक प्रोडक्ट पता है। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब दोनों के एक्सपोनेंट का जोड़ होना चाहिए। अब सब कुछ सरोज तुमसे पूछा जा रहा है, तुम्हें सबके pH बताने होंगे।
इसका पीएच बताओ, 5 सोल्यूशन है, यहाँ पीएच की वैल्यू बताइए, यहाँ पीएच की वैल्यू बताइए, यहाँ पीएच बताओ, यहाँ पीएच बताओ। तुमको सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगी है उसका मैग्नीट्यूड लेना है, साइन भी नहीं लेना है, वही हो जाती है। और डेफिनेशन क्या पीएच की बोलो, पोटेंसी, किसकी पोटेंसी, ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, पीएच। सर पोटेंस की पोटेंसी है, पोटेंस कर लो, मैंने फ्रांसीसी वर्ड लिखा तो पोटेंस आपके में क्या लिखा, पोटेंस लिखा है, जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड है, जर्मनी का। ये देखो, इट इज मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड है, ऑफ एक्सपोनेंट रेज्ड टू पावर 10 इन H प्लस का, सही है। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपोनेंट रेज्ड, किस पर रेज किया बोलो, टू पावर 10 ऑफ किसका, H प्लस आयन, पावर 10 ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। हाँ सरोज बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे, एसिडिक होगा और ठीक है, 1 जो यहाँ मैग्नीट्यूड है उसका, 10 के ऊपर जो पावर है, H प्लस का देखना, इससे नहीं लेना, इसे पीओएच कहेंगे, ध्यान देना, पीएच प्लस पीओएच करोगे तो 14 आ जाएगा, पावर पावर को जोड़ो मैग्नीट्यूड, हर एक का पीओएच, पीएच प्लस पीओएच 14, वैसे भी क्या है, सही है। फिर से देख लो, पीएच और प्लस पीओएच क्या है, आप बताओ थोड़ा सा समझने के लिए, ये बताओ 7 और ये कितनी बात तुम्हें समझ में आई। एक और चीज बताओ सरोज, ये ज्यादा तुम्हें एसिडिक लग रहा है कि ये कहाँ पे, ये बताओ सरोज, ये तुम्हें एसिडिक ज्यादा लग रहा है कि ये, क्योंकि उसमें एक मोल में 0.1 मोल है, 0.1 तो बहुत होता है, और ये 0.0001 तो कम है, तो जितना pH कम होगा उतना 10 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी कि नहीं। सो इफ pH इज लेस देन 7, आयुषी सेंटेंस कंप्लीट करो, इफ pH इज अबव 7, बेसिक है, इफ pH इज 7, सही है, इतनी बात तुमको समझना है। इफ H प्लस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH कंसंट्रेशन, स्नेहा तिवारी, सही है। चलो, ये तुम लोगों ने बहुत अच्छी चीज सीख ली, अब इससे हमारे 6-7 सवाल निकल गए, बहुत बड़ी बात सीखी। देखो जब मैं ऐसा कह रहा हूं कि pH, ये देखो pH की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, हाँ बोलो सचिन, इसके करस्पॉन्डिंग pOH बताते जाओ, ये और 0 भी लिखा जाएगा, 0 भी लिखा, यानी 1 का भी pH होगा, तो उस समय pOH क्या हो जाएगा, 14, फिर बस इसी तरीके से करते चले जाएंगे, 10, 9, 8, 7, फिर क्या होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सही है। अब जैसे तुमने हमें pOH बताया सचिन, मुझे इसकी OH आयन की कंसंट्रेशन, आप बोलो खुदा, आप बताओ पता, यहां से देख के बताए तो। ये तो मैग्नीट्यूड ही लिया गया ना, यहाँ pOH देखो, pOH कितना है 13,
तो क्या इससे ये नहीं लगा सकते, वापस जाना ना किससे पीछे। एक जैसे पीएच बताओ तो तुम इससे ये भी तो बता सकते हो, वापस जाना है 10 के ऊपर निगेटिव के साथ लगा दो, तो पीओएच में भी यही काम करो। कितना होगा बोलो, ये क्या होगा और -12 और ऐसे चलता चला जाएगा, ये कितना होगा और -1 और 10 की पावर 0 जो कि 1। ऐसे ही P अब H प्लस की कंसंट्रेशन जस्मिता बताएं तो मुझे समझ, तुम बताती हो तो थोड़ा लगता है हाँ काम है, इन लोगों को बोलने समझ में नहीं आता, तुम बोलो बेटा क्या चलेगा पूरा बोलो। 10 की पावर 0 यहाँ बताओ 10 टू द पावर -1, देख लो इनका प्रोडक्ट करके देख लो वही याद है। और ये क्या हो गया -2 10 की पावर -3 10 की पावर -4 और आगे बढ़ गए 10 की पावर -6 10 की पावर -7 10 की पावर -9 10 की पावर -10 10 की पावर -12 10 की पावर -13 और 10 की पावर -14। ठीक है, कुछ चीजें आपको यहाँ देखनी है। अब आपको ये देखना है कि ये किसके किसके सोल्यूशन है, 7-8 सोल्यूशन दिए हैं। तो ये जब आपसे कहा जाएगा 1 वाला, ये कंसंट्रेटेड HCl है, क्या है कंसंट्रेटेड HCl। जब कंसंट्रेटेड HCl के बारे में, क्योंकि तुमको मालूम है ये बात तुम्हें पता चली सरोज कि 0 से 6 तक एसिडिक है और 8 से 14 तक क्या है बोलो एसिडिक। और ये क्या है 3.5 से और 3.5 का था और यहाँ 10.5, इसको क्या कहोगे 10 और ये है 3.5 से इधर आ गए तो खतरनाक एसिड, दैट इज एक होता है माइल्ड एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, तो इन्हें क्या कहोगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक नींबू आ गया, चाय आ गई, दूध आ गया, कॉफी आ गई, ये माइल्ड एसिड। ये कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरीके से बहुत उधर चले गए तो स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या हो गया माइल्ड बेस। सही है, देखो चीज को माइल्ड बेस यानी कहने का मतलब है वाटर के, ये न्यूट्रल है, ये pH7 वाला क्या है वाटर जो कि न्यूट्रल है। अच्छा और उधर चले गए तो अंकुर आज यहाँ क्या लिखे स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ क्या लिखे सर माइल्ड एसिड, अच्छा जानते हो माइल्ड एसिड, और इसे बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड। सही, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आगे की बात करो, ये कंसंट्रेटेड HCl है, ये क्या होगा 1 वाला pH 1 वाला डाइल्यूट HCl। बुक में सब लिखा है, पूरा चार्ट बना है, दैट इज डाइल्यूट HCl। सही है। अब और आगे देखो, अगला पेज देखो से पता चल जाएगा। इस सारे चार्ट में हम लोग लिख देंगे लेमन का कितना दिया बोलो, और जो हम लोगों की बॉडी में जूस है गैस्ट्रिक जूस है 1.2, 1 तो ऐसे होता है डाइल्यूट HCl का, 1.2 यानी इससे थोड़ा कम खतरनाक। जितना इधर चलोगे कम खतरनाक होगा ना, जितना वाटर की ओर बढ़ोगे कम खतरनाक। गैस्ट्रिक जूस का टाइमिंग करो, 1.2 लिखा है करो, गैस्ट्रिक जूस 1.2। और लेमन जूस का कितना दिया बोलो 2.2, यही लिख दो लेमन जूस दैट इज 2.2। और आगे बढ़ो, एसिटिक एसिड का दिया है तो ये जानना चाहिए, इसको कोई दिया मैं एक बार बता देता हूँ कुछ चीज़ों का। ना अब देखो गैस्ट्रिक जूस, विनेगर का देखो, विनेगर का कितना है, विनेगर 4 पे आता है, सिरका विनेगर एसिटिक एसिड है तो विनेगर का 4 है, दैट इज टोमेटो जूस का क्या है टोमेटो जूस। इसका ऑर्डर लिखने को आता है कौन सा एसिड है, सबके याद रखना, केस स्टडी में भी आता है, नंबर है लेकिन है बड़े महत्वपूर्ण। विनेगर ज्यादा एसिडिक है कि टोमेटो जूस, जितना इधर चलोगे वो ज्यादा एसिडिक है। विनेगर ज्यादा एसिडिक है कि लेमन जूस,
लेकिन तब भी देखो कई बार बिग बॉस में वो पूरा लेमन जूस में डाल के चबाते हैं, नहीं चबाते? कितना खतरनाक है वो, पूरा लेमन मुंह में डाल के खाते हैं, हीरो लोग आते हैं, लेकिन इट इज नॉट गुड। अब देखो आप दैट इज लेमन जूस हो गया। कॉफी, कॉफी का कितना है 5, और मिल्क का क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक का 6 है, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। और कॉफी का कितना है pH 5। फिर से समझो जस्मिता, ये बताओ कॉफी ज्यादा एसिडिक है कि सॉफ्ट ड्रिंक? कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक से कितने गुना ज्यादा एसिडिक? ये बता रही सही, इसने 10 बताया। ये एक्सपोनेंट क्या याद कर, कितनी बड़ी, देखो ध्यान है इसको। 10 टू द पावर, इसका कितना एसिडिटी -5, और उसकी कितनी है -6। इसने कहा कि 1 के अंतर पर 10 बढ़ जाता है, बहुत बड़ी बात। 10th में होगी कितना अच्छा, समझ में आई बात कि नहीं? अगर 2 का pH का अंतर है तो 100 का डिफरेंस, 10 की पावर 2, पावर पे 2 लगा, पावर पे 2 सही है। कॉफी जो है किससे, सॉफ्ट ड्रिंक से 10 गुना ज्यादा एसिडिक है, और दूध से 100 गुना ज्यादा। कॉफी पी ली और फिर वो अगर कह रहा है एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई, उसकी बात पे ध्यान नहीं देना, वो फर्जी वाला है। खुद ही 100 गुना ज्यादा चीज पी रहा है और शाम को बहाने कर रहा है, उसकी बात पे ध्यान ही मत देना, सही है। अब दैट इज, अगर कॉफी जो ज्यादा पीता है उसको एक्यूट यूट्राइटिस हो जाता है, उसकी आंतों में जलन, ठीक है। तो अब ये देखिए, आगे बढ़ो। मिल्क का क्या होता है, ये तो 6 हो गया, मिल्क का यहीं पर है 6.5, मिल्क का 6.5, तब भी इससे करीब करीब 60-70 गुना तो ज्यादा है, 10 गुना तो यही हो जाता है। और आगे बढ़िए, 7 प्योर वाटर है। प्योर वाटर कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर। आगे बढ़े, सलाइवा 7.4 है, ये देखो यहाँ पे सलाइवा आ जाएगा। 7.4 एसिडिक है कि बेसिक, बोलो। 7.4 बेस है, हमारे मुंह से जो अभी सलाइवा निकल रही 7.4 है। सर बुक में तो प्योर वाटर और ब्लड 7.4 दिया है। क्या? बुक में तो प्योर वाटर और ब्लड 7.4 दिया है। प्योर वाटर 7 है, प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर 7 है। कहाँ लिखा है इसमें? वो छोड़ो, ब्लड का दिया है 7.4, प्योर वाटर का कहाँ दिया है इसमें? प्योर वाटर कॉमन, वो तुम मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, पढ़ नहीं पा रही हो। प्योर वाटर ऊपर लिखा है, 2 का एक जैसा कैसे हो सकता है? समझ आई बात? ये देखो, ये तो तुम्हें बेसिकली समझना ही चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर 7 है, उसको वो उसकी बात तो तुम आना नहीं, वो ऐसे ही मिसगाइड करेगी तुमको। वो ना ऊपर वाले को भी इसका बता रही, बताओ ऐसा होता है? अभी यहाँ 3 चीज लिखी होती, कहते हैं तीनों का यही, ऐसे मत समझो। प्योर वाटर का मतलब क्या है, जरा सोचो, ये सबसे बड़ी कॉमन सेंस है। प्योर वाटर में अगर H2O टूटा तो वो क्या देगा? क्या जितने H देगा उतने ही तो OH देगा? क्या एक HOH में वो कई ज्यादा H दे देगा क्या, या कई OH ज्यादा दे देगा? भाई तुम जितना तोड़ोगी बराबर बराबर H और OH मिलेगा। सिद्धांत के भी खिलाफ है कि 7.4 हो सकेगा क्या? क्या तो OH ज्यादा दे दिया, पता नहीं कैसा टूटा, कैसा टूट गया होगा? क्या H2O के अलावा उसका फार्मूला H3O2 था क्या, कि H4O2 था तो H2O ही। तो जितने वो होगा H प्लस उतने ही तो OH देगा, अलग से दे पाएगा क्या? तो प्योर वाटर में pH कितना होगा 7, POH कितना होगा वो भी 7, उन दोनों का सम क्या होगा वो 14 होगा, जो कि आयनिक प्रोडक्ट है। ठीक है कि नहीं? आगे देखो, सलाइवा 7.4 की अब बात करो, ठीक है? 7.4 सलाइवा की बात करिए, दैट इज इस पर क्वेश्चन आता है, हमारे मुंह में कौन बैठे बताओ? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। सारे ये जो दांत है जो भी है, पीरियोडोंट्री में इसके चारों तरफ या मीजोडोंट्री में चारों तरफ बैठे हुए, ये एसिड निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे मुंह में जो खाना बचा हुआ है उसमें ये एसिड गिराते हैं, फिर उसको पचाते हैं, फिर खाते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि हमारे दांतों के जो डेंटाइन में और उसके ऊपर एनामिल, उस पर कितना बुरा असर पड़ता है उस एसिड से।
लेकिन उसे हमारे मुंह को बचाता कौन है? सलाइवा। खूब सलाइवा निकलना, जितना वो एसिड छोड़ेंगे उतना हमारे जो भी टंग से सलाइवा निकलेगा, अंदर सब पूरा सलाइवा निकलेगा। उस वो बेसिक है, वो बेस क्या करेगा? क्या वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे माउथ को बचा लेगा। सही है? तो ये कब है बोलो? दैट इज बिफोर मील। कब है ये? लेकिन जिस समय हम खाना खा लेंगे तो सारा सलाइवा तो खाना पचाने में ही लग जाएगा, है ना, खत्म हो गया। आफ्टर मील तो शुगर ही शुगर है, तो आफ्टर मील 5.5, और अगर ये 5.5 से और नीचे हो गई तो टूथ डिके शुरू। फिर वो बाहर से सोल्यूशन आता है लिस्टीन, उसका पीते रहते हैं, गार्गल करते रहते हैं बचाने के, टूथ डिके हो जाता है। फिर से समझो, दो चीजें बताई गई तुमको, कौन कौन सी? कि सलाइवा बिफोर मील 7.4 और आफ्टर मील कितना है? 5.8। यहाँ पे लिखो 5.8 में, यहाँ पे लिखो दैट इज सलाइवा आफ्टर मील। कितना है? 5.8। बिफोर मील क्या है? आगे देखिए, ब्लड का कितना है? ब्लड हम लोगों का बेसिक है, तो ब्लड भी लिख लो, ब्लड 7.4। आगे देखें, दैट इज टूथपेस्ट का क्या है? टूथपेस्ट भी यही काम करता है, 8 है, बेसिक है। वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को हटा देता है, उनके एसिडिटी से हमारे दांतों की रक्षा करता है ना, नहीं तो सारा कैल्शियम निकल जाए। कैल्शियम फॉस्फोएपेटाइट हमारे एनामिल का फार्मूला, वो हट जाएगा। आगे देखें, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? इसका बेकिंग सोडा का फार्मूला बताओ। दूध में डाला जाता है, वैसे बताया है आपको। इसका 8.5 कितना है? 8.5। ये सभी महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। वॉशिंग सोडा, जिससे रेलवे के कपड़े धोए जाते हैं, उनका बताओ। बोलो, वॉशिंग सोडा का कितना है? 9। बातचीत मत करो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तुम एक सीट पीछे बैठा करो ना, कभी उसको मारती हो, कभी वो बात कर, वो इतना अच्छा कैरियर और उसका खराब हुआ जाना। अभी जैसे मैं देखता हूँ तो यू आर इंटरेक्टिंग, ऐसे मत करो। लड़कों से भिड़ो ही मत, तो कभी बेइज्जती कर देगा। और फिर क्या होता है? ग्रेस की बात आ जाती है, फिर पेरेंट्स आ जाते हैं। अभी पीसीएम में यही हुआ था, 2 लाख रुपए देना पड़ा। तुम मार रही हो ठीक है, वो जब तुम्हें मारेगा या छुएगा तो फिर पुलिस केस हो जाएगा। ऐसा कभी मत करो, बात ही मत करो, वो खुद ही आगे देखने लगेगा। समझ में आ गई बात की नहीं? हाँ, वो मैं तुमसे पूछ रहा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का तुमने क्या बताया था? बोलो। देखो, अब बातचीत में क्या हुआ कि तुम भूल भी गई, जो हम यहाँ पढ़ा रहे वो भी तुम उससे भी गई। ठीक है, तो अब ये देखो, उसका बोर्ड का एग्जाम है इसलिए बोल रहा है। ठीक, अब देखो 10.5 ये किसका है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये किसका है? ठीक है, तो 10 लिख दो, मैग्नीशिया। ये 10 हो गया। आगे की बात ध्यान करो। हाउस होल्ड अमोनिया, जिससे हम लोग क्या करते हैं? मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, उस अमोनिया का बताओ। ब्लीच भी है, बालों को सफेद कर दे, कहीं चेहरे पे किसी के बाल है, तो अमोनिया एक अच्छा ब्लीच माना जाता है, एंड दैट इज 11.6। अमोनिया का देखो, ये भी बहुत जरूरी है। अमोनिया का क्या फार्मूला होता है? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका है? डाइल्यूट NaOH। और जस्मिता 10⁻14 किसका है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कंसंट्रेटेड, जैसे वहां चल रहा था कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, यहाँ पे कंसंट्रेटेड डाइल्यूट। कंसंट्रेट किसका? कंसंट्रेटेड। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब देखो, ये 6 क्वेश्चन इंटेक्स करके दिखाइए। कल आप लोगों की क्लास होगी 11 से 1:30 तक, जिसमें 1.5 घंटे साइंस होगी, 1 घंटे मैथ्स होगी। शाम क्लास में
शाम की जो मैथ्स वाले हैं उनको बुला लेंगे शाम को 5:30 से 7:30 मैथ्स कराएंगे। ट्रायंगल फॉर्म, लेकिन ट्रायंगल अभी कहाँ कराएंगे, जब अभी जो इमीडिएट थ्रेट है उससे बचो। अभी जो डायनासोर आ रहा है बाद में तो मैं तुमको सब करा दूंगा। अभी मत सोचो, पेरेंट्स को जवाब देना है तो उनको सब हुआ ना। तो अभी जो है उसकी बात करो, तुम्हारा भी करा देंगे। अभी तो हो गया ना एग्जाम, समझ में आई बात। क्या करोगे, 1.5 आवर साइंस होगी, इतने में मैं तुम्हारा कंप्लीट करा दूंगा। ये पूरा हो जाएगा चक्कर। मुश्किल चीज़ यही थी, PH निकल गई और फिर बस जो शार्ट्स और सोल्यूशन होगा। और 1 घंटे क्या होगा, मैथ्स। शाम को भी एक क्लास होगी 5:30 to 7:30 जिसमें मैथ्स होगी। समझ आई बात कि नहीं। अभी आप लोग क्या करो, दैट इज पेज 25 का इंटेस्ट क्वेश्चन करो। सर मैथ्स में क्या करो, हमें लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी अच्छी तैयारी करो। NCERT के करा दें, NCERT के मैं सभी करा दूँगा। NCERT के बिल्कुल ज़रूरी है, वो भी अभी आप लोगों को ठीक से आते नहीं, बहुत गड़बड़ी की थी। 2 अंकों की संख्या उन सब में गलतियाँ हुई हैं बहुत ज़्यादा। और क्वाड्रेटिक में भी अभी सीखना बहुत है, ठीक है। AP तो कर ही लोगे, AP तो अभी थोड़े दिन करेंगे। 1 to 6 क्वेश्चन करो अभी। चलो क्या बोलो, उससे कराऊंगा आर्यन से।